मातरम वंदे मातरम वो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बंधा देश सारा, देश सारा एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम वो वंदे मातरम वो वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तमाम लोग तमाम तरह से बातें, उन सब बातों के बीच में सिरे को जोड़ना और आज का मुद्दा आपको बताना और आपके मुद्दे को मैं आपके मुद्दे को यहां लेकर आया। मुझे आज किसी ने एक कहानी भी भेजी कि आप उस कहानी को सुनाइए। मैंने कहा जरूर सुनाएंगे, मौका लगेगा बीच में उस कहानी को जरूर रखेंगे। फरीदाबाद से शर्मा जी ने मुझे वो कहानी भेजी है। बेसिकली शर्मा जी की नहीं कहानी, उनकी पत्नी की कहानी है। उन्होंने कहा कि इस कहानी को जरूर भैया जी में सुनाया जाए, तो मैंने कहा जरूर उसको रखेंगे, लेकिन मौका जब आएगा बीच में तब मैं जरूर बात को रखूंगा। लेकिन आज का मुद्दा जो है वो आपका अपना मुद्दा हो सकता है, जो आप अपनी बात यहां पे कहना चाहते हैं। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या बदलना चाहते हैं, महंगाई है, सिलेंडर है, या इसके अलावा देश के बहुत सारे मुख्तलिफ मुद्दे, इश्यूज जिनको आप लेके अपनी बात यहां पे रख सकते हैं। लेकिन हाँ, बातचीत का जो सिलसिला आज हम आपके बीच में शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों से मिलूंगा और उसके बाद यहां पे जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा जो यहां पर आज मौजूद हैं। लेकिन इधर से बातचीत शुरू करूंगा। जी जनाब, कहां से आए हैं आप? इलाहाबाद से। खड़े रहो वहीं पे। अगर इलाहाबाद से आए तो वहीं खड़े रहो, उसी जगह, 1 इंच भी आगे न बढ़ना। जी जी नमस्ते सर। मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ सर। ये देखिए, मैं आज भी स्कूल से आई हूँ सर, स्पेशल सेंट्रल स्कूल में हैं? रोहिणी से जी। सर मेरे इस बेटे को ना ऑटिज्म है सर। हाँ। और आज से नहीं सर, ये देखिए हाँ, हाँ, हाँ। 2000। जी जी मैं सर आप बोलिए। जो माँ बोल रही है तो इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी किसी चीज में नहीं। वो कागज के टुकड़े हैं। माँ जो बोल रही है ना वो बिल्कुल सच बोल रही है। आप बोलते जाइए। सर मेरा बच्चा पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन सर इसका भविष्य मुझे नहीं पता कि इसका भविष्य क्या होने वाला है सर। LNJP में बोला कि 12 साल के बाद इस बच्चे को देखना बंद कर दिया। एक IPH हॉस्पिटल है जिसमें अभी भी मैं जा रही हूँ, सार्थक का अर्ली इंटरवेंशन जाती थी, वहां भी बोला कि 10 साल के बाद इस बच्चे को देखना बंद कर दिया कि हम इतने ही तक बच्चे को देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख सकते। अभी सर ये स्कूल में 7th क्लास में है सर। RTE इसको 8वीं क्लास तक पढ़ने का मौका देगी सर। 1 साल बाद मेरे इस बच्चे का क्या होगा सर? ऑटिज्म के लिए सर मैं पिछले 11 साल की मेहनत कर रही हूँ सर। 2.5 साल का था मेरा बच्चा सर, ये इतना सा था सर, गोदी में लेके जाती थी। आज ये मेरे कंधे से बड़ा हो रहा है सर। क्या नाम है इनका? पहले नाम बताओ बेटा अपना। वैभव। वैभव। पहले वैभव के लिए जोरदार ताली बजाइए आप सारे लोग। और ये ताली इससे ज्यादा जोर बजनी चाहिए जब इनकी माँ के लिए ताली बजे। और अब मैं आपको सल्यूट करता हूं। और वो मेरे पहले मेरे पास आओ, मेरे पहले गले लगो, तब तो बात बनेगी। आए आए। एक मां का दर्द, एक मां का दुख, एक मां की परेशानी, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यही देश का मुद्दा है और यही समाज का है और यही समाज का मुद्दा होना चाहिए। इसके इतर क्या बात करूं हम आपसे। किसी मां का कष्ट जो है अगर सामने रखा जाए, उसने कहा कि 1 साल के बाद मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, ये बताइए। जरूर मैं इस सवाल का जवाब, क्योंकि मैं इसका, आजकल होता क्या है बहन, मैं इनका मामा हूं। आजकल होता क्या है कि हर आदमी हर मुद्दे पे बोल रहा है। वो आता हो ना आता हो, एक्सपर्ट हो ना हो,
मैं इस मुद्दे का एक्सपर्ट नहीं हूं, और मैं इसको जोरदार तरीके से कहता हूं कि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं। लेकिन हां, मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर इस मुद्दे को खोजूंगा, एक्सपर्ट से बात करूंगा, तो कोई ना कोई सोल्यूशन मैं आपके सामने लाके रखूंगा यहां पे, और जरूर लाऊंगा। जी बोलिए। मैं बताती हूँ सर, प्रॉब्लम पता है क्या है कि सरकार की तरफ से ना पेंशन बंधी हुई है सर, और सरकार की तरफ से आरटीई में 8 साल 8वीं क्लास तक पढ़ने का प्रावधान है। तो सर मैं अपने बच्चे को बेचारगी का जीवन नहीं देना चाहती सर, कि तुम पेंशन मिलती रहे और तुम्हारा जीवन चलता रहे। सर मैं चाहती हूँ चाहे 5,000 सही, ये अपने बलबूते पे कमाए। हाय, पत्थर पे लकीर बना देती है माँ जब चलती है। लकीर बना दी आपने, क्या कि मैं क्यों पेंशन के लिए, मैं आप जितनी तारीफ करूं आपकी उतना कम। इतना स्वाभिमान, इतना स्वाभिमान, क्या बात है, सैल्यूट है। आज का अगर मुझसे कोई पूछे कि आज का मुद्दा क्या है, आज का टॉपिक क्या है, तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं पूरी सारी डिबेट जो आज 1.25 घंटे की है खत्म करता हूं, विसर्जित करता हूं, कल फिर मुद्दे पे बात कर लूंगा। आज मैं आप ही पे बात कर सकता हूं। क्या बात है, सैल्यूट है। जितना बोलूं, तो आज आपने तय किया था यहीं आना है। जी सर, मैं स्पेशल आई हूँ सर। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर वो प्रोविजन है 8th तक, तो वो गवर्नमेंट का होगा, लेकिन नजीरें बनाई जाती हैं, और नजीरें ऐसे ही लोग बनाते हैं, और कोई नहीं बनाता। और इसमें जो भी प्रावधान होगा या जो भी कुछ हो सकता होगा, जरूर किया जाना। या फिर कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर कुछ कहना चाहते हैं? मैंने वजह आप HRD मिनिस्ट्री में भी रहे, शायद किसी कंसल्टिंग बॉडी में रहे हैं। जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं इनके साथ हूँ, अपनी बहन के साथ, जिन्होंने आपने सारी सहानुभूति, और सहानुभूति इसलिए नहीं कि आपका बेटा स्वाभिमान के साथ, स्वाभिमान जरूरी है, इसमें सहानुभूति की जरूरत है ही नहीं। तरीके का कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग हैं, आप कभी भी इनके माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्तर से जो मदद हो सकती है वो इस बच्चे के आगे की पढ़ाई के लिए करते रहेंगे। मैं तो एक बात कहता हूं, ये तो सिर्फ एक नजीर हैं, ये सामने मेरे शो में आके खड़े हो गए, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे। अब मैंने शो को ओपन किया, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो भैया जी कहीं तक यहां तक आ ही नहीं पाए। आप नजीर बनेंगी और एक कोई ना कोई चीज खुलेगी। मैं आपको खड़ा करता हूं, आज अब तक का ये सबसे बड़ा काम आपको सौंपता हूं। कल इसकी तमाम सारी चीजें पता करके आइए, जो भी कंसल्टिंग बॉडी है, आगे का जो भी रिहैबिलिटेशन है, आगे की पढ़ाई का जो भी जिम्मेदारी है, कौन कब कहां कैसे लेगा, ये पूरी तस्वीर आप लेके आएंगे, और कल बगैर हो हल्ला के यहां उसको बताएंगे। ठीक है, तब तक चैन से सोएंगे नहीं आप। जी एक बात और कहूंगी सर, मैं ईमानदारी से आपका प्रोग्राम आधे घंटे देखती हूँ सर। मैं 12 बजे इसके स्कूल जाती हूँ, वॉलेंटरी मैं 5 घंटे इसके साथ स्कूल में बैठती हूँ पिछले 7 साल से सर। मैं 6:30 बजे घर में आती हूँ। मेरी मम्मी नियम से आपका प्रोग्राम देखते हैं, वो अभी भी देख रही हैं, और उन्होंने मुझे पिछले 1 महीने से कहा कि बेटा कहीं तुम्हारी आवाज सुनी जाए ना सुनी जाए, तुम भैया जी कहीं में प्रदीप जी के पास जाओ, वो तुम्हारी आवाज ऊपर करेंगे सर, क्योंकि आप यहाँ से नहीं सर, यहाँ से बोलते हैं सर। बहरहाल मैं कहां से जैसे भी है, मैं एक ही बात कहता हूं कि अंकित ये काम आपको करना है। ऐसा नहीं कि हमने अपना पीछा छुड़ाया, आपके कंधों पे डाला और आगे बढ़ गए शो के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी है, आज जिम्मेदारी से ही आदमी बड़ा होता है। ना जाने कल आप कहां होंगे, किस पद पर होंगे, किस जगह होंगे, किन जिम्मेदारियों से गुजर रहे होंगे, तब आप मेरी इन बातों को जरूर याद रखिएगा। और आदमी बड़ी जिम्मेदारी से ही बड़ा होता है, ऐसे नहीं। तो मैंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी। बहन 1-2 दिन में फोन नंबर इनको दीजिए, ये तब तक काम करेंगे, और उसके बाद मैं अपना शो की तरफ आगे बढ़ता हूं। पानी पिलाओ और चाय बगैर पिए जाने ना देना, क्योंकि रिश्ता इनसे माँ का है, मामा का रिश्ता है, इसलिए जाने मत देना। आया मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे तारुफ करा दूं और फिर मैं आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। अभिषेक तिवारी, आम आदमी पार्टी। आज बाढ़ का मामला है, सुना कि दिल्ली जो है 1978 के से ज्यादा, यानी 2010 और 2013 में इतनी बाढ़ आई कि 2007 से ऊपर, 207 से ऊपर का जो खतरे का निशान है वो क्रॉस कर गई, 208 के ऊपर है दिल्ली का। तो 2010 में भी यही हुआ, 2013 में भी हुआ, और बीजेपी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार जो अव्यवस्था फैली, उसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है।
क्योंकि उसको ग्रेटर नोएडा नहीं दिखता, उसको सिर्फ दिल्ली दिख रहा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और आप दोनों जिम्मेदार हैं। बहरहाल ये खेल है रास्ता कशी का, इसमें आप भी उसी रस्सी पे चल के दिखाएंगे जिस रस्सी पे मैं चल रहा हूं। मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूं। अभिषेक तिवारी, आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। टीना करमवीर, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज बहुत दिनों बाद फिर से आई हैं, शो में आती रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोलती हैं, थैंक यू सो मच। सैयद यासिर जिलानी, इनसे एक अलग रिश्ता है इस शो का, और इसी शो से ये तमाम सारे मकाम पाते गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, ये जितना गंभीर नजर आते हैं उससे ज्यादा कहीं तेज बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फजील, डॉक्टर फजील अहमद साहब, होम्योपैथी की दवाइयां भी देते हैं, बड़ी कारगर दवाइयां देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरोड़ा जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बातचीत, कुछ आपको कहना है क्या? जब कहेंगे तब बोलेगा, इतनी देर से चिल्ला रहे हैं तो समझ ही नहीं आया कुछ। गजब आदमी है आप भी। जी बोले। हाँ? जो गलत कहोगे से बोलेंगे, जो गलत कहोगे तो बोलेंगे। इतने काबिल हो तुम? अभी थोड़ी देर बोले थे पार्टी में, पार्टी कोई वो दोस्त नहीं है पार्टी के बारे में, ना आम आदमी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, कोई नहीं। वो जनता का काम है, जनता को करना चाहिए काम, बिल्कुल। एक दूसरे पार्टी घेर के वो मुद्दा कर दे खराब। जब बाढ़ आए तो कूद जाना चाहिए जनता को, है ना, उसी के अंदर काम करना चाहिए, सब पार्टी को मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे पार्टी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सब पार्टियों को ऐसा करना चाहिए, मैन होल के ढक्कन खोल देने चाहिए, कूद जाओ। हाँ ठीक होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक बिल्कुल। एक दूसरी पार्टी का ऊपर दोष नहीं गिरना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मैनहोल के ढक्कन खोल देने चाहिए, उसी में गिर जाना चाहिए। बहुत दिनों बाद आए ड्रामा करने हैं, चुपचाप कर। मैं आया, कहां से आना हुआ आपका? हम कुशीनगर से आए, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बारिश हो रही है वहां की? कम है थोड़ी बारिश? बारिश यहाँ पे मीडियम बारिश है, वहाँ मीडियम बारिश, पूरब में कम हुई है बारिश। जी, कुछ कहना है? जी, क्या? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया शासन योगी जी चला रहे हैं, और वैसा ही हर प्रदेश में शासन होनी चाहिए। वहाँ पे गुंडा, एक योगी जी हैं तो कहाँ कहाँ ले जाओगे भैया? ये देखिए, योगी जी की बात नहीं है, आदमी को संकल्प होना चाहिए, संकल्प हर आदमी को होना चाहिए। देखिए, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। जो सरकार होती है ना, ये लोग आपस में ये जातिवाद करते हैं। कोई क्या बात है, आदमी से ज्यादा बड़ा उसका संकल्प होता, जितना बड़ा संकल्प होगा वो आदमी उतना ही बड़ा। रुको, आ गया, कल भी देख लिया था, चुपचाप खड़े रहो, मैं आया। जी बाजी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। सब ठीक तो, खैरियत तो? हाँ जी, हाँ जी। कुछ बात कहनी है, कोई दिल में कोई बात है? हाँ जी, कुछ नहीं। बातचीत शुरू करें। आम आदमी पार्टी जी, शुरू करते हैं जनाब। अव्यवस्था, आपने कहा था कितने सरोवर बना देंगे, मुझे ध्यान नहीं है, जो लोग वो याद दिलाएंगे। हाँ जी, 136 नहीं 36 बोले थे। हाँ, 336, 136, 336, और बोलो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, मुझे नहीं मालूम कितना बोला था, लेकिन आपने कहा। लेकिन स्थिति ये हो गई। मैं एक चीज और आगाह करना चाहता हूं, 2 दिन दिल्ली में पानी की संकट होने वाले हैं। मैं जहां से आता हूं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन टमाटर का भाव जो है वहां पे 150 से 200 के बीच पहुंच चुका है। हाँ जी, तुम्हें सब पता है यार। लोकल पार्टी में 250 चल रहा है। हाँ जी, लोकल जगह 250 चल रहा है, अम्बान मार्केट के अंदर 150-200 का चल रहा है टमाटर का भाव। टमाटर ना खाओ आजकल, प्यूरी खाओ, ना खाओ, प्यूरी खाओ, प्यूरी बना लो और वही से काम चलाओ, क्योंकि ट्रक नहीं आएंगे तो सब्जियों के और इसेंशियल चीजें तो, कमोडिटीज तो आती रहेंगी, लेकिन कुछ चीजों के भाव जरूर बढ़ेंगे। मैं आपके पास आता हूं। जी जनाब। प्रतीक भाई, अभी तक भारतीय जनता पार्टी को संविधान की हत्यारी, लोकतंत्र की हत्यारी और संघीय ढांचा का हत्यारा था। अब भारतीय जनता पार्टी इंसानियत को भी तार तार करने का प्रयास कर रही है। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि दिल्ली वालों के हित के लिए, दिल्ली की जनता के हित के लिए हथनी कुंड बैराज पे जो आप पानी छोड़ो उसे 5-6 घंटे अंतराल पे छोड़िए। ये समस्या केवल दिल्ली का नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत का समस्या है, प्राकृतिक आपदा है। आप हिमाचल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, चंडीगढ़ देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का नोएडा देख लीजिए, हर जगह जलमग्न हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ आपको लगता है कि ये जो हथनी कुंड से पानी छोड़ रहे हैं ये साजिशन, ज्यादा पानी छोड़ दिया इन्होंने, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? मेरा ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरा ये कहना है कि जो आप पानी छोड़ो उसके 5-6 घंटे अंतराल पे छोड़ा जा सकता है। प्रतीक भाई, आपको लगता है कि जो हाइड्रो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा? बात इंजीनियर की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए बातचीत के सिलसिले को पूछने के लिए, जो मन में हो, दिल में हो, दिमाग में हो, फटाफट आना चाहिए। मैंने कहा कोई हाइड्रो इंजीनियर की बात होगी, कहां की बात है आखिर? क्यों मैं आया, अभी अभिषेक आप ही के पास आऊंगा। जी जनाब। मैं राजस्थान कोटा से आया हूँ।
बहन ने, जो देश की बेटी है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। तमाम जो मीडिया है आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान पे लगी रहती है। इस टाइप के मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और सरकारों से, जो भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, उनसे प्रश्न होना चाहिए। आपको सैल्यूट है। मैं दूसरी तीसरी बार आया हूँ आपके इस कार्यक्रम में। जब भी आता हूँ मैं जानबूझ के यहाँ आता हूँ कि आपका प्रोग्राम शो होगा आज यहाँ पे। तो इस टाइप के जो मुद्दे हैं, इस टाइप के मुद्दों पे बाकायदा 1 घंटा पूरे न्यूज चैनल को दिए जाने चाहिए। और ये जो फालतू की बकवास होती है ना न्यूज चैनलों पे, शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, बंद करो इनको, बैन कराओ इनको, इन पे बैन कराओ, बेस कराना। मैं आदमी तो बहुत अच्छे हैं। ये क्या नाम है साहब आपका? मेरा मंजूर तंवर, कोटा राजस्थान। मंजूर तंवर साहब हैं, कोटा से हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल यकीन रखता हूं और ये बंद होना चाहिए। और आज आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं देख रहा हूं और मुझे मन से, अंदर से, मैं जिसको कह रहा हूं वो समझ रहा है, मैं अंदर से जो कह रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है आपके चेहरे को देख के। मैं भी बहुत उदास था, लेकिन आपको ईश्वर ने चांस दिया। बहुत 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 मैं कह चाहता हूं घर में खुशियां हूं। जी जनाब यासिर जिलानी। देखिए, मुझे लग रहा था कि आज आपदा है, एक विपदा है दिल्ली तो हथनी कुंड का पानी आप 2-2, 3-3 घंटे में अंतराल में क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? सुनिए तो सही, मुझे लगा राजनीति नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। इन्हें मालूम नहीं है हथनी कुंड बैराज से सिर्फ दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ा जाता, खुद हरियाणा के लिए छोड़ता है और उत्तर प्रदेश के लिए छोड़ता है। और पता है कितना समय लगता है? सुन लीजिए भाई साहब, कितना समय लगता है हथनी कुंड से दिल्ली आने में? 72 घंटे लगता है। ये विक्टिम कार्ड जो है ये 72 घंटे लगता है। ये गलत बात कर रहे हैं। 72 घंटे। ये देखिए इस तरह से बात करेंगे, रिबटल देने दीजिए, झूठ ना बोले। 72, 1 मिनट रुक जाइए। ये डिबेट का आपका आपदा प्रबंधन कहाँ है? आपको मालूम है कि 72 घंटे लगेगा, पानी आएगा। आपने जो पानी बाहर आ रहा है जमुना किनारे से, कल मैं वहीं डिबेट कर रहा था, जिस जगह डिबेट कर रहे थे आज डूब गया। ये कल थे वहीं पे, आज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आपका प्रशासन कहाँ है? मैं आया। मंजूर आलम भाई चले गए क्या? बहुत सारे पत्रकार जो हैं बाढ़ के पानी में कूद गए, सिर्फ ये बताने के लिए देखो हम काम कर रहे हैं बराबर। जी 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीरियस होते तो इस आपदा के घड़ी में सर्वदलीय बैठक बुलाई उन्होंने। अगर आप जिम्मेदार होते तो क्या दूसरे लीडर को आप बुला नहीं सकते? क्या आप स्पेशल सत्र नहीं बुला सकते हैं? विधानसभा का स्पेशल सत्र। सेकंड देखिए, एक लाइन में अंतर स्पष्ट। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति फेवा का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति सत्ता का विषय है। यही कारण है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के संकट के समय में खड़े हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ट्वीट खेल करके राजनीति कर रहे हैं और इनका कट्टर कार्यकर्ता दिल्ली का उपराज्यपाल दिल्ली की जनता को प्रभाव कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, उनको कह रहा है दिल्ली में ये रहने लायक नहीं है। ये क्या है? ये सीधा आपका तानाशाही दिखा रहा, गुंडागर्दी दिखा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आपको राजनीति करने, खूब राजनीति करिए, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चल रहा है। एक मिनट सुन लीजिए। ये जब महामारी आई, कोरोना आया, तब भी इन्होंने लेटर लिखा। आज जब आपदा आई है तब भी इन्होंने लेटर लिखा, लेकिन अपने काम में कब सीरियस होंगे? राइट। नहीं, घर से क्यों मांग रहे हैं? आप ही का है, सब जहां मन हो जितना हो ले जाइए, तब आप ही का अपना है। जी कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली की जनता। हाँ बनाया है। हाँ के लिए कि पानी आराम से ऑफकोर्स दिल्ली की जनता सिंगापुर बनाएंगे, सिंगापुर का ड्रेनेज दिल्ली की जनता ने सुना था और बिल में छुपे बैठे, पहले नहीं निकल सकते, बिल में छुपे बैठे। जी बिल में बिल में छुपे बैठे। जी आइए दिख रहा है जी। ये देखिए अरविंद केजरीवाल का एक कार्यकर्ता, ये देखिए पर्चा लगे जमीन पे घूम रहे। केजरीवाल वो खुजली वाल है, वो पक्का खुजली वाल है। नहीं 4 लाख की सीट पे बैठ के हंगता है, इतना हराम का खाया। 4 लाख की सीट पे बैठना। मैंने सोचा था मैं एक मिनट को कुशीनगर, मैंने सोचा था कि वो कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन आपने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं कहानी जल्दी सुना दूं। आपने बाध्य कर दिया कि मुझे कहानी जल्दी सुना दूं। जी
बोलिए टीना जी। देखिए, जब दिल्ली वाले केजरीवाल को ढूंढ रहे थे तो केजरीवाल हरियाणा में उपस्थित थे। वो हरियाणा में अपनी राजनीति तलाश रहे थे। दिल्ली वाले उनको ढूंढते हैं तो पंजाब में होते हैं, दिल्ली वाले ढूंढते हैं वो पूरे भारत भ्रमण में निकले होते हैं अध्यादेश को लेकर। वो ये रोना रोते रहते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। जब दिल्ली ने उनको बैठाया है तो दिल्ली में राजनीति करने की बजाय वो और राज्यों में तो क्या वो प्रधानमंत्री के सपने नहीं देख सकते क्या? ये तो वाली बात नहीं हुई। वो प्रधानमंत्री के सपने तो देख सकते हैं। देखिए, सपने देख सकते हैं, सपने देखने के लिए किसी ने रोका नहीं है। लेकिन जब कोविड में भी जब दिल्ली वाले यहाँ बेहाल थे तब वो अपना शीश महल का रिनोवेशन कराने में लगे हुए थे। तो दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछेगी कि नहीं पूछेगी कि कहाँ है केजरीवाल? केजरीवाल तो भ्रमण में ही निकले रहते हैं, कभी कोई ध्यान नहीं देते। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आम आदमी पार्टी के जो ये प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, 4 लाइनें इनके लिए हैं। दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, चौतरफा करप्शन है और हर रोज घोटाले हैं। इन लोगों की स्थिति यही है। आप देखिए, जब ऑरेंज अलर्ट दिल्ली को दिया गया तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या तैयारी करी? कुछ नहीं। मानसून आने वाला था, क्या दिल्ली के नालों की सफाई हुई? क्या दिल्ली की छोटी छोटी नालियों की सफाई हुई? नहीं हुई। अगर दिल्ली के अंदर बारिश बरसी थी, उसके बाद 12-12 घंटे पानी भरा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेहरौली में कौन सी जमुना जी बह रही है? जहांगीरपुरी में कौन सी बह रही है? बुराड़ी में कौन सी बह रही है? अरे भैया, पानी की निकासी नहीं हो रही है तो दिल्ली तो डूबेगी। सच तो ये है, डूबने के लिए पानी इतना नहीं चाहिए। पानी कितना चाहिए? डूबने के लिए कितना चाहिए? जोर से बोलो, नहीं शो खत्म कर दूंगा मैं। जोर से बताओ, कितना चाहिए? कितना? हाय, मुझसे किसी ने कहा कि ये मत बोला करिए, डायलॉग अच्छा नहीं लगता। अब नहीं अच्छा लगता तो जनता ही बोल रही। कितना पानी चाहिए डूबने के लिए? चुल्लू भर पानी चाहिए। जनता बोलने लगे तो मैं क्या करूं? जनता बोलने लगे, किसान नेता भी आ गए। मैं आता हूं जी, वेरी क्विक। नहीं, क्विक नहीं, इतना टाइम दिया सबको तो मुझे भी 2 मिनट आप दे दो। पहले तो माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कभी हूं 4 पंक्ति माँ के लिए जरूर बोलूंगा, नहीं बोलूंगा तो देखिए, एक बात सुनिए, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं ही पता करूं और माँ को, बहन को बताऊं। सारे लोग पता करो और यहां आओ कि हमने ये काम किया। बस चले, मतलब मीडिया तो गोदी हो गया है। अरे मीडिया तो हिंदू मुसलमान करता है। अरे ये तो मौका है, दिखाओ जरा अपनी अकल। कैसे मेरी ही जिम्मेदारी है पता करके आना, वरना कल कोई ना आना, कि कैसे क्या किया जाए और कैसे रिहैबिलिटेट किया। अरोड़ा जी बड़े बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में साफ है। अरोड़ा जी के दिमाग में बिल्कुल साफ है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन आपके दिमाग में साफ है या नहीं, ये कल पता करके आना। मेरी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, मैं तो जो करूंगा करूंगा। जी जनाब पांडे जी। वो 4 पंक्ति ये है कि माँ का स्थान बड़ा जग में, माँ का स्थान बड़ा जग में, भूधाम समाहित है पग में, रे मूढ़ मते मत रह मग में, माँ क्षीर प्रवाह तेरे रग में। बस इतना नर को भान रहे, बस इतना नर को भान रहे, उस क्षीर सुधा का ध्यान रहे तो स्वर्ग मही बन जाएगा अगर माता का सम्मान रहे। क्या बात है। कवि के पास जो सबसे अच्छी चीज होती है वो उसके शब्द होते हैं, उसने आपको दे दिया जी। और लेकिन आप नेता भी हैं, शब्दों से काम नहीं चलेगा। और असल में नेता हैं तो पता करके आइएगा, खाली हाथ ना आइएगा। हाँ, आपका आदेश और माँ के जज्बे को सलाम। उसके बाद बढ़ता हूँ दिल्ली की बात। अभी मैं देख के आया हूँ, खादर के अंदर लोग, सड़कों पे हजारों लोग बैठे हैं, आंखों से आंसू गिर रहा था। मैंने, और पुलिस वाले उनको उठा उठा के भगा रहे थे, मतलब सड़क पे भी नहीं बैठने दे रहे, इतनी तानाशाह हो गई है दिल्ली पुलिस। तब मैंने वहां भी बोला था कि मैं अखबार बिछा के बैठ जाऊंगा अनशन पे, अगर इनके आंख से एक बूंद भी आंसू टपका, बड़े बड़े सिंहासन गिर जाएंगे। आपकी क्या औकात है? और दूसरी बात, मैं तो सिर्फ कभी हूं तो एक नेता और कभी दोनों साथ बोलेगा कि तरप रही है दिल्ली, हाँ तरप रही है दिल्ली, समाधान चाहिए और इन जुमलेबाजों से अब के निदान चाहिए। ये असल में कवि वो होता है जो सच्चाई बयान करे। कहां जाना हुआ? कर्नाटक से। कर्नाटक से। ओए तो सारा ड्रामा वहां खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार नहीं कर्नाटका जा पाया, कुछ ऐसा। मैं आता हूं, मैं आऊंगा। दरअसल हाँ, शुरू तो हुआ है। एक्चुअली में किसी ने मुझसे आवाज लगाई कि आपको सिर्फ दिल्ली दिख रही है, हिमाचल नहीं दिखा।
और वहां बाढ़ नहीं दिखी, आपदा नहीं दिखी, सिर्फ दिल्ली पे ही बात होगी, ये कौन सी बात हुई? नहीं नहीं, मैं सारे मुद्दों पे बात करूंगा, वेरी क्विक एंड देन आई एम कमिंग। देखिए, प्रभात जी ने बहुत गलत कोट किया है। दिल्ली पुलिस वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभाल रही है, वहां घुटने घुटने कमर कमर पानी है, लोगों को संभाल रही है, उनको व्यवस्थित ढंग से जहां बैठा सकते हैं वहां बैठा रहे हैं। सुन लीजिए पूरी बात को, देखिए बीच में बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, अरे भैया संभालो, पुलिस का व्यवस्था कानून व्यवस्था का काम होता है, कहाँ है एसडीएम दिल्ली सरकार का? क्यों नहीं वहाँ पर लेटी थी, उनके लिए खाट मंगवाया गया, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। दिल्ली सरकार को देखिए अब ये क्रेडिट दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दूंगा, दिल्ली सरकार को दे रहे हैं ये कांग्रेस। बस कुछ नहीं चाहिए, बस सीधे मुझे सत्ता चाहिए, कुर्सी मिल जाए, बाकी तो जनता डूब ही जाए। सही कहा गलत? कहां से आना हुआ? हरियाणा में कहां से? रोहतक से। हरियाणा वाले पानी छोड़ रहे हैं दिल्ली पे, देखो ये सब ठीक नहीं। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए 6 टीमें तैनात कर दी गईं क्योंकि खतरा टला नहीं है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी आशंका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जताई। यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है, 207.71 पहुंच चुका है अभी। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। उधर बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली में ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन गया, क्योंकि यमुना नदी में पानी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गया। नदी के उफान को कम करने के लिए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। दिल्ली में पिछले 2 दिनों में यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से यमुना का पानी बढ़ता गया। इसीलिए नदी के किनारे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यमुना में आए उफान से नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। हालांकि यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। इस बीच यमुना में बाढ़ आने पर अरविंद केजरीवाल केंद्र पर बरस पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर इसलिए बढ़ा क्योंकि हिमाचल और हरियाणा से पानी छोड़ा गया। इस मामले पर उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने यमुना के जलस्तर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का जिक्र किया और तर्क दिया कि यमुना ने रौद्र रूप इसलिए लिया क्योंकि हिमाचल और हरियाणा का पानी हथिनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ दिया गया। उन्होंने अमित शाह से मांग की कि यमुना में पानी छोड़ने की स्पीड कम की जाए। श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के तर्कों को सियासत माना। संकट के समय में भी वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे। बयानबाजी के बीच केजरीवाल ने दिल्ली में आई बाढ़ पर इमरजेंसी बैठक भी की। इस बीच उत्तराखंड में पौड़ी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बीच बादल फटने से भारी तबाही हुई, क्योंकि जैसे ही बादल फटा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। सामने आए वीडियो में पहाड़ का मलबा तेजी से नीचे गिरता नजर आया। मलबे के साथ कई पेड़ भी उखड़कर नीचे आते दिखाई दिए। बादल फटने की वजह से नीचे आए मलबे से वहां की सड़क पूरी तरह तबाह हो गई। वहीं इस मलबे में कुछ मकान भी दब गए, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और वहां बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई जगह पहाड़ से मलबा आने का खतरा है। आसमान से लगातार बरस रही आफत के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहां के रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केदारनाथ यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी कि बारिश की वजह से उत्तराखंड में 4 स्टेट हाईवे और 10 लिंक रोड पर मलबा आ गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बाद उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने वहां अगले कुछ दिनों में जोरदार बारिश की संभावना जताई, जिसका मतलब यह कि तबाही की मार झेल रहे उत्तराखंड को अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब वहां अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रहेगी, और वो भी तब जबकि वहां पहले से ही कई इलाकों में तबाही मची हुई है। उत्तराखंड में पहली बार बारिश की वजह से करीब 450 सड़कें बंद करने की नौबत आ गई,
जिनमें 33 स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। बड़ी खबर आ रही है, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात से जुड़ी आसमान से बरस रही आफत से सबसे ज्यादा तबाही एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में हुई। वहां के कई जिलों में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, सड़कें टूट गई, कई जगह उफनती नदी में पुल बह गए। हिमाचल के अलावा दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने बीते 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई। वहां मनाली से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बाढ़ से हुई बर्बादी का भयंकर मंजर दिखा, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। क्योंकि वहां बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें और पुल तिनकों की तरह बह गए। इतना ही नहीं, मनाली के एक इलाके में नेशनल हाईवे बीच से ही गायब हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई प्रलय आई हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां बहने वाली एक नदी में उफान आने से पूरे इलाके में भयानक बाढ़ आ गई। नदी की विकराल लहरों के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे वो अपने साथ बहा ले गई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क, मकान, पुल सब बर्बाद दिखे। नदी में आए उफान ने आसपास के कई गांवों को डुबो दिया, जबकि भारी बारिश के बाद कुछ हिस्सों में पहाड़ भी दरक गए, जिसकी वजह से लोगों पर दोहरी मुसीबत आ गई। और भारी बारिश ने मनाली नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी हाहाकार मचा दिया। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ खिसकने और सड़कों के टूटने से हुई। नेशनल हाईवे भी इस आफत से नहीं बच सका। और बारिश की वजह से कई जगहों पर शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे किसी झरने की तरह बन गया। वहां सड़क के नीचे की मिट्टी भारी बारिश में बह गई तो पहाड़ से नीचे आ रहा पानी हाईवे पर तेजी से बहने लगा। इसके अलावा कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए, जिनमें बारिश का पानी भर गया। इससे वहां गाड़ियों को चलाना बेहद खतरनाक हो गया। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आसमानी आफत ने पहाड़ खिसकने की घटनाओं को कई गुना बढ़ा दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग का एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है, दूसरे तरफ का रास्ता बंद है। पहाड़ खिसकने की वजह से सोलन में 2 दिन पहले भी भयंकर हादसे हुए। कई गाड़ियां बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों के नीचे दब गई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। ऊपर से सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिस वजह से कई मकान बह गए। फिलहाल क्रेन और मशीन की मदद से पत्थरों को हटाया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर गिरा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से कई मकान तबाह हो गए और कई मकानों में दरार पड़ गई। यहाँ आप देख सकते हैं बादल फटने से कितना बड़ा पत्थर सड़क पे आ गया है। 2-3 मकान बह गए हैं। बाद में प्रशासन ने सड़क पर गिरे पत्थरों को क्रेन और मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद से हटाया और आसपास के मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के जन्नत कहे जाने वाले कुल्लू में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसका एक ऐसा वीडियो सामने आया जो किसी की भी चीख निकाल दे। बारिश और बाढ़ ने हिमाचल के कई हिस्सों में कोहराम मचा दिया। और वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। कुल्लू जिले से सामने आए एक वीडियो में बाढ़ के बाद बर्बादी का खतरनाक मंजर दिखा। वहां नदी के तेज बहाव की वजह से सड़क का एक हिस्सा पानी में समा गया, जिसकी वजह से कई लोग हाईवे पर ही फंस गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदी में बहता पानी बार बार किनारे पर टक्कर मार रहा था, जिसकी वजह से वहां कटाव होने लगा। पानी के जोरदार थपेड़ों ने किनारे पर बनी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया और इस वजह से सड़क का कुछ हिस्सा गायब हो गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में हुई आफत की बारिश ने मंडी में भी तबाही का तांडव किया और शहर में उथल पुथल मचा कर रख दी। वहां ब्यास नदी में आई बाढ़ ने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। ब्यास नदी में आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि कई मकान उसकी जद में आ गए और नदी में समा गए। पानी कम होते ही वहां हर तरफ तहस नहस हो चुके कई मकान दिखे। इतना ही नहीं, मकानों में रखा सामान भी बाढ़ के पानी में बह गया। हालांकि जिनके घर पानी के थपेड़ों से बच गए वो भी रहने लायक नहीं रहे। मंडी में ब्यास नदी में आई बाढ़ का खतरा तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद बर्बादी के मंजर ने लोगों के दर्द को और बढ़ा दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। एक नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि एक आदमी फंसा नजर आया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की एक टुकड़ी वहां पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी के सहारे उफनती नदी की तेज धारा को पार करता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जान पर खेलकर एनडीआरएफ जवान ने लहरों को पार किया और दूसरे छोर पर पहुंच गया। मदद के लिए पहुंचे एनडीआरएफ जवान को देखकर बाढ़ में फंसे शख्स की हिम्मत बढ़ गई। बाद में उसी रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे आदमी को एनडीआरएफ जवानों ने बचा लिया। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मौजूद चंद्रताल में पिछले 2 दिनों से फंसे करीब 300 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। 2 दिन के दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कल फ्रांस में बेस्टिए डे परेड में होंगे चीफ गेस्ट। न्यूज 18 इंडिया पर पीएम के फ्रांस दौरे की सबसे बड़ी कवरेज। पटना में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में एक कार्यकर्ता की मौत, कई नेता और कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। बीजेपी का हत्या का आरोप, नीतीश को बताया जिम्मेदार। यमुना
नदी के रिकॉर्ड तोड़ी उफान ने बढ़ाई दिल्ली में दहशत। 208 मीटर से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज रविवार तक बंद। लोगों की जान ले ली। इनमें 31 लोगों की मौत तो पिछले 3 दिनों में हो गई। मूसलाधार बारिश ने हिमाचल के ज्यादातर जिलों में कोहराम मचा दिया। क्योंकि भारी बारिश से एक तरफ जहां पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ गईं, तो दूसरी तरफ कई इलाके बाढ़ में डूब गए। इसके साथ ही राज्य की कई नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से नदियों के किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। कई गांव बाढ़ में डूब गए तो शहरों में बारिश का पानी सड़कों और पुलों के लिए काल बन गया। जहां तहां सड़कें या तो धंस गईं या पूरी तरह टूट गईं। कई पुल भी सैलाब के आगे नहीं टिक पाए। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश से बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों का गिरना भी जारी है। इस आफत से हिमाचल में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इधर जोरदार बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नदी का जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड को भी पार कर गया, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। और यमुना नदी के आसपास कई इलाके तो पानी में डूब गए। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 207.55 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो 1978 में रिकॉर्ड किए गए 207.49 मीटर से ज्यादा है। मतलब ये कि इस साल यमुना नदी के जलस्तर ने बीते 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वहां पर आप मीटर देख रहे हैं, दरअसल वो जो है अब अपने उच्चतम स्तर पर है। 207.55 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में आपदा प्रबंधन से जुटी टीमों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। यमुना नदी के आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीमें भी यमुना नदी के किनारे तैनात कर दी गईं। और दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद निचले इलाकों में हाहाकार मचा दिया। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में 1200 से ज्यादा मकान पानी में डूब गए और वहां रह रहे लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। यमुना बाजार इलाके में नदी का पानी इतना भर गया कि वहां के मकान आधे से ज्यादा डूब गए। गलियों में इतना ज्यादा पानी भर गया कि वहां पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। करीब 1200 घर यहाँ पर हैं और उसमें हजारों लोग रहते हैं। यहाँ यमुना का जलस्तर जब बढ़ता है तो इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। कुछ लोग छाती के ऊपर तक भरे पानी में घर का सामान निकालते दिखे। हालांकि उनका ज्यादातर सामान बाढ़ के पानी में डूब गया। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी आ जाएगी, लेकिन काफी पानी आने लग गया है। और हमने जो सामान रखा था वो धीरे धीरे जो है सारा गीला हो ही चुका है। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी जारी करते हुए इन इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए थे। इधर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में भयानक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसकी वजह से यमुना किनारे के इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। क्योंकि यमुना किनारे के ज्यादातर इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। धारा 144 लागू करते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी। दिल्ली के गीता कॉलोनी, पुराने लोहे के पुल, वजीराबाद रोड और सिग्नेचर ब्रिज पर निगरानी बढ़ा दी गई और पुलिस के साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात कर दिए गए, ताकि वहां पर लोगों की भीड़ जमा न हो। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में सड़कों पर यमुना का पानी पहुंच गया। यमुना का पानी है वो रिंग रोड से लगी हुई सड़क पर आ गया है। देखिए यहाँ पर कितना पानी भर गया है। आपदा प्रबंधन से जुटी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निचले इलाकों से लोगों को निकाला और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस बीच दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से पुराने लोहे वाले पुल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक रोज पहले ही पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया था। खतरे को देखते हुए वहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई, क्योंकि ऐसा लगा जैसे यमुना का पानी अपने साथ लोहे से बने पुल को भी बहा ले जाएगा। जिसके बाद एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की एक टीम को पुल के पास तैनात कर दिया गया। लोहे के पुल के पास आप देखेंगे एनडीआरएफ के जवान यहाँ तैनात आपको नजर आएंगे। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए 6 टीमें तैनात कर दी गईं, क्योंकि खतरा टला नहीं है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी आशंका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जताई। यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है। 207.71 पहुंच चुका है अभी। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। उधर बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली में ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन गया, क्योंकि यमुना नदी में पानी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गया। नदी के उफान को कम करने के लिए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। दिल्ली में पिछले 2 दिनों में यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से यमुना का पानी बढ़ता गया। इसीलिए नदी के किनारे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। यमुना में आए उफान से नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। हालांकि यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया, ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। इस बीच यमुना में बाढ़ आने पर अरविंद केजरीवाल केंद्र पर बरस पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर इसलिए बढ़ा क्योंकि हिमाचल और हरियाणा से पानी छोड़ा गया। इस मामले पर उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने यमुना के जलस्तर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का जिक्र किया।
और तर्क दिया कि यमुना ने रौद्र रूप इसलिए लिया क्योंकि हिमाचल और हरियाणा का पानी हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ दिया गया। उन्होंने अमित शाह से मांग की कि यमुना में पानी छोड़ने की स्पीड कम की जाए। श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के तर्कों को सियासत माना। संकट के समय में भी वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। बयानबाजी के बीच केजरीवाल ने दिल्ली में आई बाढ़ पर इमरजेंसी बैठक भी की। इस बीच उत्तराखंड में पौड़ी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बीच बादल फटने से भारी तबाही हुई, क्योंकि जैसे ही बादल फटा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। सामने आए वीडियो में पहाड़ का मलबा तेजी से नीचे गिरता नजर आया। मलबे के साथ कई पेड़ भी उखड़कर नीचे आते दिखाई दिए। बादल फटने की वजह से नीचे आए मलबे से वहां की सड़क पूरी तरह तबाह हो गई। वहीं इस मलबे में कुछ मकान भी दब गए, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और वहां बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया। क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई जगह पहाड़ से मलबा आने का खतरा है। आसमान से लगातार बरस रही आफत के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहां के रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केदारनाथ यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी कि बारिश की वजह से उत्तराखंड में 4 स्टेट हाईवे और 10 लिंक रोड पर मलबा आ गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बाद उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने वहां अगले कुछ दिनों में जोरदार बारिश की संभावना जताई, जिसका मतलब यह कि तबाही की मार झेल रहे उत्तराखंड को अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब वहां अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रहेगी, और वो भी तब जबकि वहां पहले से ही कई इलाकों में तबाही मची हुई है। उत्तराखंड में पहली बार बारिश की वजह से करीब 450 सड़कें बंद करने की नौबत आ गई, जिनमें 33 स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। बड़ी खबर आ रही है, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात से जुड़ी आसमान से बरस रही आफत से सबसे ज्यादा तबाही एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में हुई। वहां के कई जिलों में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, सड़कें टूट गई, कई जगह उफनती नदी में पुल बह गए। मिलाई के छाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के अपनी सी रंग नील मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाई के खुसरो निजाम के पल पल चाहिए खुसरो निजाम के पल पल चाहिए खुसरो निजाम के बल बल जाइए बल बल जाइए बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए मोहे सुहा कन की नील मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब नील मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे सहना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे सहना मिलाई के मोहे सुहा कन की नील मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर। बाढ़ का पानी दिल्ली में तबाही की तरफ। लोगों ने कहा कि जिस तरह से बाढ़ आई है 1978 के बाद उससे ज्यादा स्तर है 2002 जी। अच्छा 2 फुट पानी कम हो गया। अच्छा आने में जितना समय लगा हो आने में बस उतना ही कम हुआ होगा बस आना। अब ये देख लो आगे बढ़ता है या कम होगा? नहीं जी जी।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर हैं दिल्ली के लोग यहाँ कैनॉट प्लेस में जो आते हैं, बहुत लंबी लंबी। जी बहुत, लेकिन ये बात सच है कि लगभग 2,500 लोगों को बचाया गया। और जो मुश्किल हालात हैं उनमें ये कि बड़े जो हेवी ट्रक्स हैं उनको रोका गया। इसेंशियल कमोडिटीज जो हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं, रविवार तक सब बंद रहेगा। लेकिन हाँ, सबसे मेरा मतलब स्कूल से सब्जियों को लेकर लोगों ने आशंकाएं जताई हैं कि बढ़ सकते हैं दाम सब्जियों के। पानी जो है, 3 ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं बड़े दिल्ली के वो बंद रहेंगे, तो पानी की किल्लत लाजमी है दिल्ली में होगी। और इसी पे बीच में जो सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे बढ़िया खेती हो रही है वो है राजनीति की। वो बढ़िया चल रही है, क्योंकि एक हाँ मसाला ही है, इससे बढ़िया मसाला क्या होगा। कोई कहे कि तुम जिम्मेदार हो, कोई कहे कि नहीं तुम नहीं, वो जिम्मेदार हैं। वो लोग कहे कि ये नहीं, ये दोनों जिम्मेदार हैं। अब ये सच है कि आज कहानी सुनाने का मौका मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैं सुनाऊंगा। जी कहां से आना हुआ? मैं पहली बार आया हूं सर। पहली बार आए? वेट करो, अभी 10-12 और वेट करो। जी जी एक मिनट। हाँ जी जनाब। सर देखिए, 2 विषय बहुत गहरा है। एक मेरी कर्मभूमि दिल्ली का और एक मेरी जन्मभूमि बिहार का। दिल्ली में सर हिमाचल से पानी चला, हरियाणा आया, दिल्ली आया और उत्तर प्रदेश निकल गया। जब देश मुख्यमंत्रियों को काम करना था, दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री को नहीं लिखते हैं, अमित शाह को लिखते हैं, क्योंकि पत्र लिखने से अमित शाह को मीडिया में छाएंगे, विज्ञापन चलेगा। और विषय देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री बचाने में लगे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हिमाचल वाले को गाली नहीं दे रहे हैं, योगी जी दिल्ली के केजरीवाल को गाली नहीं दे रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? गंदी राजनीति दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि इनको विज्ञापन और ट्वीट करना है। और मैं पूछना चाहता हूं सर कि आप तो कहते थे कि हम नई राजनीति करने आए हैं। अरे कौन सी नई राजनीति? एलजी जब चला था बैराज से पानी, एलजी सड़क पे थे, 2 दिन पहले का न्यूज देखिए। अरविंद केजरीवाल कहां थे? ये लगे हुए थे ट्वीट करने के लिए। इनके मंत्री कहां थे? ये लगे हुए थे अध्यादेश में जाना है। जी मैं आपका अभिषेक, आम आदमी पार्टी बिहार का। अब रुको, आपने पहले दिल्ली ले लो, फिर बिहार बाद में। जी जी 15 साल एमसीडी में बीजेपी थी दिल्ली के अंदर। बहुत अच्छा हुआ कि नाला की सफाई नहीं किए। अगर नाली की सफाई हो गई होती तो यमुना का पानी पूरे दिल्ली में घुस गया होता नाला के थ्रू। बहुत अच्छा हुआ कि नाला की सफाई नहीं हुई, कि यमुना का पानी नाला के उस पार रुका हुआ है, नहीं तो पूरे नाला के माध्यम से पूरे दिल्ली में पानी पानी हो गया होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी को। 15 साल से इन्होंने नाला की सफाई नहीं की और यमुना का पानी आज रुका हुआ है। जी मैं अभिषेक जवाब दे दे उनका, उसके बाद। प्रतीक भाई, दिल्ली के अंदर 4 डिपार्टमेंट, मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। दिल्ली के अंदर 4 डिपार्टमेंट काम करती है। एमसीडी काम करती है, पीडब्ल्यूडी काम करती है, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट काम करती है, दिल्ली जल बोर्ड काम करती है। 6 महीने पहले हम लोग को एमसीडी मिली। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का एमसीडी किया था। पिछले 6 महीनों में आम आदमी पार्टी की मेयर बनने के बाद मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है, 86,000 मीट्रिक टन फ्लीट हम लोगों ने 668 ड्रेन से निकाल करके सफाई करने का काम किया। 15 जून का डेटा है, ऑफिशियल डेटा है। पीडब्ल्यूडी का 2064 किलोमीटर का हम लोगों ने ड्रेन सफाई किया। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ की राजनीति करती है। इन लोग भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर कोई भारतीय जनता पार्टी है। अभी ये बात कर रहे थे कि योगी जी नहीं बोल रहे हैं। योगी जी को तो पता भी नहीं होगा कहां पे है। आज देश की इकलौती ऐसी सरकार दिल्ली सरकार है जो दिल्ली की जनता के साथ कंधे से कंधे मिला करके दिल्ली की जनता के साथ संकट के समय उनके साथ। रुको आ रहे, रुको 1 मिनट रुको। ठीक है, मैं आऊंगा बीजेपी को, लेकिन अब नहीं अभिषेक, अब आपको वेट करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा था अभिषेक, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल। लेकिन कांग्रेस ने भी आपको कहा, बीजेपी तो समझ में नहीं, कांग्रेस भी आपको कह रही, कांग्रेस क्यों कह रही है? 5 सेकंड में कंप्लीट करता हूं प्रतीक भाई। मेरा बस इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बता दीजिए, इसी दिल्ली ने, इसी 2 करोड़ लोगों ने एक तरफ विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, तो इसी दिल्ली ने 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये 7 सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की जनता का उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इनका कट्टर कार्यकर्ता उपराज्यपाल कहता है दिल्ली वाले दिल्ली में रहने लायक नहीं है।
एक अभिषेक बात ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल गलती करी इन्होंने, गलत बोला, और जो गलत बोला मैं उनको टोक देता हूं। कट्टर कार्यकर्ता, और वो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए अभिषेक ना, नहीं अभिषेक, जो गलत है वो गलत है। अगर आप पार्टी से नहीं होते तो मैं आपको वार्निंग देता, और वार्निंग दे रहा हूं इसके बाद में। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप नहीं कहेंगे। आप कुछ कहिए, लेकिन यहाँ मेरे शो में नहीं कहेंगे आप। बिल्कुल जी। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बात ये कर रहे हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, भाजपा ये नहीं कर रही। भाई साहब, पानी राजघाट क्रॉस करते हुए ITO क्रॉस कर रहा है। अभी की जो इस वक्त की सूचना है, आपका अगर प्रबंधन होता, आपके प्रशासनिक जो लोग जो आपके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर पाते। आपका वीडियो वायरल है, आप कह रहे थे कि हम सिंगापुर का ड्रेनेज व्यवस्था जो देख के आए हैं उसको दिल्ली में लागू करेंगे। और भैया देखो, 3 मिनट बोल ली, अरे 3 मिनट बोल ली, अब अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहाँ है, वो कौन लोग हैं? 72 घंटे जब आपको टाइम मिलता है हथनी कुंड से, क्या आपके लोग आपकी नींद नहीं आप? अब देखिए, मैं इनको टोकता नहीं हूं, मैं टोकूंगा तो ये कभी नहीं बोल पाएंगे। मैं उस रूप में आना नहीं चाहता, मैं उस रूप में आना। अभिषेक नहीं, अभिषेक नहीं, आप सही कर लीजिएगा ना। जब आपको दोबारा मौका मिला तो आप सही कर लेते। आपको सही करूंगा जी। देखिए, मैं भैया जी कहीं जो शो है ना, पिछले लगभग 6-7 साल से लगातार कर रहा हूँ। आप मत बोलिए, आप बोल रहे मैं चुप था। देखिए, यहाँ पे सुनिए, नहीं प्रिविलेज आप लीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। आपने काम नहीं किया है, आप बीच में हैकल कर रहे हैं, आप बीच में हैकल कर रहे हैं, टोक रहे हैं, आप टोक रहे हैं। अब देखिए, फिर मैं क्या बोलूँ? अब देखिए, ये क्या है, इनकी इंसानियत खत्म हो गई। अगर आप देखिए पूरा का पूरा जो रोड है, यमुना बाजार गर्दन तक। सर, दिल्ली के राजा हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जब तक MCD बीजेपी के पास थी, बहुत कोसते थे MCD को, और बहुत सारे प्लान बताते थे अपने कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अब MCD इनके पास है। आज दिल्ली का ही हाल क्यों है? आज ये बहाने लगा रहे हैं कि बारिश ज्यादा हो गई, इंद्रदेव की गलती है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद कुछ नहीं कर पाए। आज इंद्रदेव की गलती निकलती कि बारिश ज्यादा, बारिश तो हो गई भाई, इनकी गलती नहीं है, बारिश ज्यादा कर दी इंद्रदेव ने बारिश ज्यादा कर दी है, इनकी गलती नहीं है, खुद कुछ नहीं कर पा रही है। दिल्ली की बुरी ऐसी की तैसी करके रखी। रुको। मैं प्रभात जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाया। आ रहा हूं। हाँ जी। उन्होंने दिल्ली पुलिस के रवैये पे सवाल उठाया। वो खाकी पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? खाकी तो बचाने वाली होती है। फिर कह रहे हैं कि खाकी वहाँ लोगों को रुला रही है, ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि आज ही मैंने एक वीडियो देखा, खाकी तो नाव पे वो लोगों के पशु तक को सुरक्षित बचा के ला रहे हैं। कांग्रेस का सर ये नेचर रहा है, कभी सेना पे सवाल उठाया, कभी हमेशा से खाकी पे सवाल उठाते रहे, कभी सेना पे सवाल उठाया। उनका एक साथी है, वो तो सबूत तक मांग लेती है सर्जिकल स्ट्राइक की। आज इसी वजह से कांग्रेस गर्त में है, और ये सारे युवा की ये बात, सारे युवा यही ठीक जनाब, अब खड़ा रहिए जी। कहाँ से आना हुआ? अरे भाई प्रभात रुकिए, जनता यहाँ पे सर्वोपरि है, वही बोलेगी। एक मिनट को, 2 आंखें तुम्हारे पास है, 2 आंखें इन्हीं के पास भी है जी। आराम ठीक। कहाँ साहब? अरे रुको प्रभात। मुरैना मध्य प्रदेश। मुरैना से आ रहे हैं जी। प्रभात, क्या चक्कर है ये? नहीं जी, देश को भाई वहां सारे बैठेंगे, वहां बैठो ना, वहां बैठो प्रभात, वहां बैठो। नहीं, मैं 2 शब्द बोलूं। आगे आए। देश को सिर्फ 2 लोगों की इस समय बहुत जरूरत है। देश, प्लीज। प्रथम नरेंद्र मोदी जी और दूसरे प्रतीक जी। अरे हल्ला नहीं मचाओगे बिल्कुल भी, चुपचाप बोलोगे। देखिए प्रतीक जी, इन्होंने एक आंकड़ा दिया, इतने मीट्रिक टन जो है सिल्क निकाल दी। बात पर एक गली की जो, यार इतना हल्ला क्यों मचाने लगते हो? पुलिया बना के होर्डिंग लगाने वाली केजरीवाल सरकार ने मुझे बताए कहां पे ट्वीट किया था कि इतने मीट्रिक टन इन्होंने सिल्क निकाली थी। कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली के नाले भरे पड़े हैं, दिल्ली की नालियां भरी पड़ी है, सड़कें टूटी हुई है, मैनहोल खुले हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने बंगले में सो रहे हैं। नहीं दी सकी, नोट दीजिए मुझे। आपने बहुत समय दिया था उनको, आराम से। बहुत समय दिया था, अभी नहीं देंगे। और रुको, जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सूर्या भाई। आप भी बहुत हल्ला मचाते हैं। नहीं, मेरे पे प्रश्न था इसलिए मैंने बोला। तो 2 आंखें तुम्हारी है, 2 आंखें उसकी है। वीडियो देखा ना, दिक्कत वो सच। जनता से ना उलझो।
प्रभात जनता से ना उलझो अपनी बात को। मैंने इसीलिए बोला। अरे बोलो, आप चिल्ला लो, आप चिल्ला लो, आप चिल्ला लो। मैं कहूंगा तुम नहीं कह सकते। ये चिल्लाते रहेंगे। देखिए देखिए, और जो पोस्टर की बात कर रहे हैं सूर्या भाई, पूरे देश के अंदर किसका हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिख रहा है? प्रधानमंत्री जी का। गैस के सिलेंडर पे, उज्ज्वला पे हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और सिलेंडर पे लोग जलावन रख रहे हैं। सुनना, सारे शौचालय, सारा पैसा, मतलब मित्र के नाम पे पूरे देश को विचित्र करके छोड़ दिया, और विज्ञापन पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने खर्च किया आपकी सरकार ने। 1 मिनट, हिमाचल, मेरी भी सरकार है हिमाचल में, मेरे मुख्यमंत्री और सारे मंत्री, अरे रुक तो जाओ, सारे मंत्री यथास्थिति देखते हुए संबंधित स्थानों पर जाकर के जनता के बीच में खड़े हैं, और अरे खड़े हैं भाई। और ये जो अमित जी आप बोल रहे थे, जब हमारी मुख्यमंत्री थी माननीय शीला दीक्षित जी, तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अरे बोल रहे तो सूर्या भाई, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बजट मांगा दिल्ली के लिए। वाजपेयी जी ने कहा बहुत बड़ा देश है हिंदुस्तान, इतना बजट नहीं दे पाऊंगा। शीला जी ने बड़े विनम्र होकर कहा कि प्रभु आप भी इसी सड़क पे चलोगे, ये सड़क सिर्फ शीला दीक्षित की नहीं है जी। अरे पैसे पेड़ से उगते हैं, उड़ीसा के राज्य ने मांगा था, आपने तो टका सा जवाब दिया था, पैसे पेड़ पे उगते हैं। विषय ये भी है सर जी, सरकार किसकी थी 78 में जब बाढ़ आई, आज फिर बाढ़ वो आ गई है। बिल्कुल एकदम वही होगा क्या? बढ़िया सर, और बड़ा जब चुनाव आएंगे तभी बदलेंगे, अभी नहीं होगा। विज्ञापन पे बात करते हैं, तो दिल्ली हाईकोर्ट पूछ रहा है केजरीवाल से कि आपका विज्ञापन कितना है, और भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। आज तक इतिहास में एक मंत्री 6 महीने जेल में रहता है, और जेल में रह करके केजरीवाल पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं, पर्क देते हैं। ये कौन सी देखिए भाई, अगर आप चुप हो जाएंगे थोड़ा तो मेरे ऊपर रहम होगा, और अगर आपको थोड़ी भी शर्म है तो चुप हो जाएंगे आप। पॉइंट याद आए तो घर में जाकर बताइए। देखिए, अभी आतिशी जी जो है अपनी कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने दीजिए, अगर आपको पॉइंट अभी नहीं। देखिए, अभी आतिशी जी ने एक वीडियो में ये बोला, मैंने 78 में नहीं पैदा हुए, आप 78 में पैदा होंगे तो चुपचाप रहिए जी। देखिए, अभी केजरीवाल की मंत्री जी जो हैं आतिशी जी, उन्होंने एक वीडियो में बोला है कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ना तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते, ना ये करप्शन कंट्रोल कर सकते, ना ही अभी कोई काम नहीं कर सकते। बार बार ये पागल हो गए हैं क्या? बिल्कुल पागल हो गए क्या? बार बार यही बोलते आए हैं। कागज दिखा रहे थे केजरीवाल एक समय में लगातार जनता के बीच कि देखिए ऐसा है, ये सरकार कुछ नहीं करती है, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। आज केजरीवाल जी के साथ कौन मिला हुआ है? केजरीवाल सभी को मिलकर काम करना चाहिए, सभी को मिलकर काम करना चाहिए, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। आपने जो भी रवैया अपनाया है उसको सारी जनता ने देखा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता जिम्मेदार हैं। सही कह रहे हैं आप, नेता प्रवक्ता अपनी प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद तुम हमसे मिलना, जरूर मिलना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जितनी बेवकूफी और जितनी अकलमंदी दिखा सकते थे आपने दिखाया। अब आप चुपचाप रहिए, खड़े रहिए, चुपचाप रहिए, खड़े रहिए। तुम तो जितना जानते हो मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जितने निहायत जितनी बातें आप इनको कहें, लेकिन आप कम दोषी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे दिक्कत है मुझे, सबसे ज्यादा दिक्कत है। आज अभी बस सिर्फ इतना, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम।
रन्ना नरन्ना ना ना 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 ओ हो धुआं छटा खुला गगन मेरा नई डगर नया